वाक्षी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम। दोस्तों, वाक्षी के समितिवाद विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रेनी सीज़न, जब बरसातों का सीज़न आता है तो कई हमारे शरीर में विकृति और कई बीमारियां आती हैं। आज की वीडियो में आपको ये जानकर हैरानी होगी, उनमें से कोई भी विकृति, कोई भी रोग हमारे शरीर में आ ही नहीं सकता अगर थोड़ी सी हम समझदारी जो है वो दिखा दें। हमारे दिन की मतलब आपको ये जानकर हैरानी होगी आज की वीडियो के बाद कि हम ऐसी ऐसी बीमारियों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं जिनका समाधान हमारे पूर्वज बिल्कुल हाथ पे हथेली पर देकर गए हुए हैं। बस हमें उनका ज्ञान नहीं है, और अगर ज्ञान है तो हम उसको अपनाते नहीं हैं। उसकी वजह से हमें ये बरसातों के सीज़न के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आइए एक एक चीज़ समझते हैं। ऑर्गेनिक डाइट प्लान बरसातों में हमारा क्या रहना चाहिए, जो हमारे साथ प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम क्यों आती है, और उसको केवल और केवल खाद्य पदार्थों की मदद से और केवल समझदारी से हम कैसे टैकल कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बरसातों के सीज़न में क्या आती है? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू। मच्छर आते हैं, बच्चों को काटते हैं और ये दिक्कत करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, अगर थोड़ी सी आप समझदारी रख लें, वो तो आप सारी चीज़ें जानते ही हैं कि भाई पानी अपने घर में स्टोरेज नहीं होने चाहिए, कूलर के अंदर हमें ध्यान रखना है इधर उधर पानी स्टोर ना हो। केवल आप थोड़ा सा औषधि के बारे में हल्का सा ज्ञान रखें और अगर इसका उपयोग करने लग जाएं, 99% चांस है कि बच्चों को आप मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से बरसात के सीज़न में तुरंत बचा लेंगे। तो अब हम समझते हैं कि कौन सा ऐसा एक छोटी सी समझदारी है जो हमें दिखानी है, जिससे हमारे परिवार को लाख लाख, डेढ़ डेढ़ लाख रुपए हॉस्पिटल के अंदर परेशान हो जाते हो और उसके बाद भी इन चीज़ों का उपयोग करते हो। पहले से उपयोग कर लो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, केवल समझदारी इतनी दिखानी है। तो करना क्या है इसके अंदर? सुबह जब आप उठते हैं, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो पानी हम पी रहे हैं, पानी हमारा प्योरीफाइड है कि नहीं। वैसे तो सब घरों के अंदर अब आजकल आरओ लगने लग गए, तो आरओ का पानी होता है वो सुरक्षित होता है। उसकी खास बात यह है कि वो बिल्कुल प्योरीफाइड होता है। वो एक अलग बात है कि उसमें मिनरल की कमी और शरीर को नुकसान करता है, लेकिन बरसातों के अंदर क्योंकि कई बार सीवेज के साथ में हमारे पानी के कनेक्ट होने के चांसेस होते हैं, गंदा पानी आने के चांसेस होते हैं, सबसे पहला काम होता है उससे परिवार को बचाना। तो उसको बचाने के लिए क्या तरीका है? तांबे के लोटे के अंदर रात भर पानी रखे रहने दो। सुबह उठते ही सबसे पहले इस पानी को गर्म करके पीजिए। बॉडी के अंदर कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है, आपको लगता है कोई गलत खाना खा लिया, बरसातों के अंदर खाना कई बार ख़राब बहुत जल्दी होता है, उन सारी चीज़ों से आपको तांबे का बर्तन बचाता है। आप ये कहते हैं सर सुबह तो तांबे के बर्तन का पानी पी लिया, लेकिन पूरा दिन जो पानी पीते हैं क्या उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं? उसके लिए आती है स्ट्रक्चर्ड वाटर प्लेट। क्या करना होता है, जो पानी का आपका जो भी आपने अपने घर के अंदर आपने जो है एक मटका रखा होगा या कुछ भी रखा होगा, उसके अंदर आप इस प्लेट को डाल सकते हैं। तो इससे क्या कॉपर जो है रिलीज हो सकता है। तो ये आप चाहें तो 24 घंटे में डाल सकते हैं। वैसे तरीका ये होता है रात को आपने डाल दिया, सुबह इस प्लेट को निकाल लिया और सारा दिन उस पानी को खाने के अंदर उपयोग कर लिया। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है। नहीं तो अगर बरसातों के केवल सीज़न में आप 24 घंटे भी इसको डले रहने दें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको रखे रहने दे सकते हैं। और उस पानी का उपयोग जो है वो आप अपने खाना बनाने के अंदर, सारा दिन पीने के अंदर उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। केवल बरसातों के अंदर अगर ये स्ट्रक्चर्ड वाटर प्लेट 24 घंटे तक डली रहेगी तो उस पानी को प्योरीफाई करती रहेगी। पूर्वजों ने बताया हुआ है कॉपर पानी को हमेशा प्योरीफाई करता है, साफ करता है। तो कॉपर का उपयोग जो है बरसातों के सीज़न के अंदर आप चाहें तो मैक्सिमम कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कॉपर के संपर्क में केवल और केवल पानी ही रहेगा, कोई भी दूसरी चीज़, दूध हो गया, मसाले हो गए, खाना हो गया, ये इसके संपर्क में नहीं आएगा। केवल पानी इसके संपर्क में आ सकता है। उस पानी को निकालते हैं, उस पानी का उपयोग कर सकते हो आप खाने के अंदर, लेकिन इसके संपर्क के अंदर केवल जल आएगा। इसका आपको ध्यान रखना है। जल को अमृत बनाता है कॉपर, भोजन को अमृत कॉपर नहीं बनाएगा, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो हो गया जो पानी से हमें इस समय पे जो बीमारियां होने के चांसेस हैं, कोलरा हो गई या इन्फेक्शंस हो गए, उन सब से आपको कॉपर एक बहुत अच्छे तरीके से बचा सकता है। दो तरीके बताए, लोटा और कॉपर वाटर प्लेट, इसका उपयोग हो सकता है। अब आते हैं जो हमारे बच्चों को मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू होना है तो घर के अंदर आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना। ये सारी चीज़ें बेसिक कॉमन सेंस की हमें पता है। अब हम करते हैं जड़ी बूटियाँ कौन सी हैं जिनका सेवन अगर सुबह खाली पेट, कुछ भी नहीं करना, सुबह उठना है, रसोई में जाना है, तांबे के बर्तन के पानी को थोड़ा गर्म करके पीना है। जब ये तांबे के बर्तन का पानी गर्म करके पी रहे हो, इसमें बस कुछ औषधियाँ मिला लो। कौन सी औषधियाँ पिला सकते हैं? सबसे पहले कॉम्बिनेशन समझिए, आंवला, गिलोय, तुलसी। अब कैसे यूज़ होगी? आधा ढक्कन आंवले का जूस, आधा ढक्कन गिलोय का जूस और आधा ढक्कन आंवले का जूस, आधा ढक्कन तुलसी का जूस और 1 ढक्कन गिलोय का जूस। आप समझ गए? आधा ढक्कन आंवला, आधा ढक्कन तुलसी और 1 ढक्कन गिलोय।
इसका कॉम्बिनेशन सुबह सवेरे उठते ही पानी आधा गिलास, यही तांबे के बर्तन का पानी हमने दूसरे बर्तन में लिया, थोड़ा गर्म करा, उसके अंदर ये जूस मिलाया और बच्चों को पिला दिया। जिस घर में आंवला, तुलसी, गिलोय बच्चों के शरीर में बरसात का सीज़न आने से पहले जा रहा है, 99.9% चांस है वहाँ चिकनगुनिया, वहाँ मलेरिया, वहाँ डेंगू नहीं होगा। तो ये 3 जूसेस का कॉम्बिनेशन जो है, ये आंवला, तुलसी, गिलोय का आप ले सकते हैं और इसके कॉम्बिनेशन को जिस मात्रा में मैंने कहा उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। आप ये कहते हैं सर आंवला, तुलसी, गिलोय मैं वैसे ही, क्योंकि जो लोग वाक्षी से जुड़े हुए हैं उनको हम वैसे ही पूरा साल में आंवला, तुलसी, गिलोय बहुत पिलाते हैं। वो इसलिए पिलाते हैं, आंवला, तुलसी, गिलोय दुनिया की सबसे बेहतरीन औषधियों में से एक है। आंवला और गिलोय तो सेफ़ भी बहुत है, इतनी सेफ़ है कि प्रेगनेंसी तक में हम पिला सकते हैं। तुलसी को नहीं पिला सकते प्रेगनेंसी में, आंवला, गिलोय को पिला सकते हैं। तो हमारे स्टोर से मैक्सिमम हम आपको पिलाते हैं। अगर आपको लगता है सर पूरा सीज़न मैंने पूरा साल पहले ही आंवला, गिलोय, तुलसी बहुत पी चुका हूँ, मुझे कोई चीज़ डिफरेंट दे दो, प्राथमिकता तो इन तीनों की रहती है बरसात सीज़न में, लेकिन आपको लगता है सर ये मैं पहले बहुत ले चुका हूँ, इम्यूनिटी मेरी बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, मैं चाहता हूँ कुछ और चीज़ बरसातों के सीज़न में यूज़ करना चाहता हूँ, तो विकल्प क्या क्या है? तो विकल्प आ जाता है आपका डेंगी जूस। डेंगी के अंदर क्या है, वही आंवला, तुलसी, गिलोय तो है ही, उसके साथ में 8-10 औषधियाँ और हैं। तो दूसरी औषधियों का सहारा लेकर जो है आप अपनी, इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर वो चीज़ें भी डली हुई है, जैसे आपने वो अनार का रस जो होता है वो भी इसके अंदर डला हुआ है, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के अंदर ये मदद कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो भी डेंगी के अंदर जो है वो आपका मेंशन्ड होता है। तो आप डेंगी के जूस को, ये तीनों छोड़कर आप डेंगी के जूस को ले सकते हैं, इसमें भी गिलोय हैं तो ये भी आपका सेम काम करेगा। विकल्प के रूप में आप डेंगी को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कौन सी चीज़ है जो बरसात के सीज़न में आप ये कहते हैं ठीक है सर ये अच्छा चीज़ है, लेकिन मैं आंवला, तुलसी, गिलोय और इस तरह की औषधियाँ काफ़ी यूज़ कर चुका हूँ, क्या इस सीज़न के अंदर और कोई औषधि है जो यूज़ कर सकते हैं? हमेशा ध्यान रखना, गिलोय तो मैंडेटरी है। अगर आप गिलोय पूरा साल बाकी सीज़न में पीते भी आए हो तब भी मैं ये कहूँगा बरसातों में गलती मत करो, गिलोय को मत छोड़ना। आंवला, तुलसी या इन सारी चीज़ों को छोड़ सकते हो, गिलोय तो मैंडेटरी रहेगी, यूज़ करना है। तो गिलोय के साथ कंबाइन करना है। गिलोय, अब डेंगी के अंदर गिलोय पहले ही है, आंवला, तुलसी, गिलोय जो आपने करा इसमें आपने गिलोय कर लिया। अब तीसरा कॉम्बिनेशन आता है गिलोय को गोमूत्र के साथ में कंबाइन कर देना। तो गिलोय और गोमूत्र का कॉम्बिनेशन जो है वो अपने आप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, खासकर महिलाओं को जिनको यूरिन इन्फेक्शंस वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इनमें से कोई दूसरी औषधि काम आए ना आए, लेकिन केवल अगर गिलोय को गोमूत्र के साथ कंबाइन करके सुबह वो लेने लग जाएं तो पूरे शरीर को डिटॉक्सिफाई करके ये ज़बरदस्त इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। तो मैंने आपको जूसेस के अंदर 3 ऑप्शंस दिए, आंवला, गिलोय, तुलसी का कॉम्बिनेशन कर लीजिए, डेंगी का कॉम्बिनेशन कर लीजिए, गोमूत्र को और गिलोय को कंबाइन कर लीजिए, तीनों में से कुछ भी लिया जा सकता है। अब अगर इनकेस आपको लगता है कि मेरे शरीर में थकान बहुत रहती है, ये मैंने आपको तीनों चारों जो कॉम्बिनेशंस बताए हैं जूसेस के, ये किस लिए हैं? हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है। बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, इसलिए लिए जाएंगे ताकि शरीर के अंदर एक तो सर्दी ज़ुकाम ना हो जो सीज़न चेंज होने पे तुरंत होता है, बॉडी की इम्यूनिटी पूरी बढ़ी रहे और हमें डेंगी और चिकनगुनिया, मलेरिया ये चीज़ें ना हो। ये सारी चीज़ों से ये हमें बचाने में मदद कर देगा। कुछ लोग हैं जिनकी उम्र जो है 40-50 साल है, वो कहते हैं मुझे सर्दी ज़ुकाम या डेंगी मलेरिया का डर नहीं है, वरना मैंने बताया गिलोय तो खैर यूज़ करना ही चाहिए। उनको लगता है मेरे शरीर में बरसातों के अंदर, अब आप समझिए होता क्या है, गर्मी से जैसी बरसात एकदम ठंडी पड़ती है तो शरीर के अंदर आपको 2 चीज़ें महसूस होगी। एक तो कई लोगों के शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है, दूसरी बात क्या है कि शरीर के अंदर एकदम ऐसी थकान महसूस होने लग जाती है, जितना आप गर्मी में एनर्जेटिक जैसे थोड़ा सा महसूस कर रहे थे, ये दूसरे तरीके की थकान है। आपको लगता है जैसे बॉडी में से पूरी एनर्जी किसी ने खींच ली हो वापस। तो यहाँ पर मदद करती है आपकी शिलाजीत। अब शिलाजीत को, अब 2 औषधियाँ मैंने बताई जो सबसे ज़्यादा मदद कर रही है। एक तो गिलोय है जो इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, गिलोय का काम क्या है? इम्यूनिटी को बढ़ाना, जो ऐसा एकदम सीज़न चेंज होने पे बुखार आना उससे बचा लेगी। गिलोय क्या है? आपकी जो आपको बॉडी में हल्का फुल्का पेन है उसको कम रखेगी। अब आपको लगता है बॉडी में मुझे थोड़ा सा गर्माहट चाहिए, क्योंकि एकदम टेम्परेचर ठंडा हुआ ना बरसात पड़ते ही, हल्की सी गर्माहट भी चाहिए, शरीर के अंदर में ताकत वापस आ जाए, शरीर का थोड़ा स्टेमिना बढ़ने लग जाए। तो जो गर्मियों में शिलाजीत प्रतिबंधित हो जाती है ऑलमोस्ट, क्योंकि गर्मियों में शिलाजीत मैक्सिमम लोग यूज़ नहीं कर सकते, तो बरसात पड़ते ही ये हल्की सी यूज़ की जा सकती है। अब इसको यूज़ करने के 2 तरीके हैं, या तो ये शिलाजीत की जो आती है बिल्कुल प्योर शिलाजीत की जो बॉटल होती है, बिल्कुल ज़रा सा उंगली के ऊपर लेकर थोड़ा थोड़ा करके आप जो है इसको केवल अपनी जीभ पर लगाकर जो है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी शिलाजीत यूज़ करनी है, क्योंकि ज़्यादा तो ठंड में यूज़ होगी, जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आएगा वो सबसे बेस्ट सीज़न होता है शिलाजीत का। बरसातों में क्या है, थोड़ी थोड़ी हमें एनर्जी देनी है, थोड़ी थोड़ी गर्माहट शरीर को देनी है, तो ये शिलाजीत
कम मात्रा में जो है बिल्कुल जैसे मैंने बताया उंगली पे थोड़ी थोड़ी लगाकर आप यूज़ करने लग जाएंगे और बॉडी आपको बताने लग जाएगी, बॉडी गेन करने लग जाएगी। आपको लगता है शिलाजीत में यूज़ नहीं कर सकता किसी भी वजह से, तो शिलाजीत का ये जूस आ चुका है। इसमें क्या पूरी शिलाजीत नहीं है, शिलाजीत के साथ में अश्वगंधा, कौंच बीज पाउडर ये सब है, तो जूस के फॉर्म में भी ये अवेलेबल है। तो जूस के फॉर्म में भी शिलाजीत लिया जा सकता है और वैसे भी लिया जा सकता है। किन लोगों के लिए, जिनको लग रहा है कि शरीर में ठंड जो है एकदम गर्मी से ठंड आए हैं शरीर के अंदर, जैसे एकदम मेरे को टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से दिक्कत आई है और यहाँ पर मैं चाहता हूँ मेरे शरीर में थोड़ी गर्मी भी आए और शरीर में मजबूती भी आए और स्टेमिना भी बढ़े, तब ये दोनों चीज़ें आपके काम आएंगी। तो ये मैंने आपको बताया औषधियों के बारे में जो बरसात के सीज़न से रिलेटेड है। इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखना है, खांसी जुकाम होने नहीं देना, सीज़न के परिवर्तन होने की वजह से हमें चिकनगुनिया मलेरिया ना हो, उसके लिए मैंने आपको औषधियों के बारे में पूरी जानकारी दी। किसी वजह से आपको लगता है सर जूसेस और ये जो है ना लिक्विड पीने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे तो ऐसी चीज़ दे दो ना, मेरे पास में समय होता है, मेरा कोई शेड्यूल ऐसा है, मुझे चाहता है कि मैं चाहता हूँ कैप्सूल फॉर्म के अंदर कुछ भी लूँ और मेरी इम्यूनिटी रेज हो जाए, तो उस केस में ध्यान रखना है ये सिंगल कैप्सूल जो है ये ज़बरदस्त काम कर देगा। इसके अंदर क्या है, गोमूत्र, गिलोय, तुलसी, नीम, ये 4 चीज़ें दे दी, वही जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ये सारों का कॉम्बिनेशन था। अगर इसके 2 कैप्सूल आप हर रोज़ लेने लग जाएंगे तो ये भी ऑलमोस्ट इसी तरीके से काम करेगा। हालांकि लिक्विड फॉर्म के अंदर जब कोई औषधि जाती है तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, नहीं तो आप इसकी 80 से 85% तक ताकत कैप्सूल फॉर्म में भी मान सकते हैं। खाने के साथ में आप 2 कैप्सूल इसका ले लीजिए, उससे आपके पास में ये औषधि पहुंच गई। ये खाली पेट लिए जाते हैं जूसेस, और कैप्सूल क्या होंगे, कैप्सूल जो है वो खाना खाने के साथ में 2 कैप्सूल लिए जाएंगे। तो केवल ये कैप्सूल भी अगर 2 कैप्सूल ले लेते हैं तो औषधियों की ताकत शरीर में पहुंचनी शुरू हो जाएगी। आपको लगता है सर जूस फॉर्म में है, कैप्सूल फॉर्म में है, लेकिन अगर कोई च्यवनप्राश टाइप हो तो मुझे मदद कर देगा। तो च्यवनप्राश के अंदर आता है आपका भ्रम रसायन। ये भ्रम रसायन हमने बनाया इसीलिए क्योंकि सर्दियों में तो हम आपको च्यवनप्राश खिलाते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, उन 4 महीनों को छोड़कर बाकी के आप 8-9 महीने तक अगर लेना चाहते हो तो आप भ्रम रसायन को ले सकते हो। इसमें सारी औषधियाँ हैं जो शरीर को मानसिक रूप से, आपको शारीरिक रूप से और बौद्धिक रूप से मजबूत कर सकती है। और छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा व्यक्ति ले सकता है। छोटे बच्चों को 2-4 साल के बच्चे हैं तो आधा चम्मच देना है, 10 साल तक के बच्चे आधा चम्मच देना, 10 साल के बाद में आप जो है उसको 1 चम्मच ले सकते हैं। बहुत छोटे बच्चों को भी दिया जा सकता है, नुकसान कुछ नहीं है इसका। तो ये भ्रम रसायन बताया मैंने आपको और कैप्सूल फॉर्म में बताया। ये सारी औषधियाँ अब आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगी, इसमें हैं। अब इम्यूनिटी बढ़ाने के बाद में बरसात के सीज़न में एक और दिक्कत आती है, और दिक्कत ये आती है कि आपकी भूख जो है वो एकदम कम हो जाएगी। गर्मियों में आप ये नोटिस करेंगे कि हम पानी और लिक्विड आइटम ज़्यादा पीते हैं, भूख थोड़ी कम होती है। लेकिन बरसातों के अंदर समस्या एकदम आती है, जैसे ही बरसात पड़ेगी आपकी जो जठराग्नि, आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी। एक तो कुछ बहुत ज़्यादा खाने का मन नहीं करेगा, खा लोगे तो पेट में गैस बहुत तेज़ बनेगी क्योंकि जो जठराग्नि है वो कमज़ोर हो चुकी है। अब बात आती है कि बरसात के सीज़न में हमें खाना क्या चाहिए, तो इस वाले अंश को हल्का सा समझिए। पहली चीज़ जो बरसात में प्रतिबंधित हो जाती है वो है दूध और दूध से बने हुए पदार्थों में, खासकर दूध, दही, छाछ। दूध जो आप पीते हैं ये आप अच्छे से हजम नहीं कर पाएंगे। दही और छाछ जो है क्योंकि ठंडी तासीर की होती है और हल्का सा ठंडा मौसम हुआ है तो ये सूट नहीं करेंगी, तो ये तीनों प्रतिबंधित हो जाती हैं। अब आपको क्या करना है, कौन सा खाना खाना है, खाना वो खाना है जो व्रत के अंदर ज़्यादातर खाया जाए, यानी कि मिलेट्स के दलिए, आप समझे, खिचड़ी, पोहा, उपमा, ऐसी चीज़ खाइए जो सुपाच्य हो। अगर आप इस सीज़न के अंदर ज़्यादा खाना खाएंगे, जो दिन में 3-3 बार ज़बरदस्ती, जो लोग केवल टाइम देखकर खाना खाते हैं, ज़बरदस्ती रोटियां खाते हैं, उनकी तबीयत बरसात के सीज़न में बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। पेट में गैस भी बनेगी और उनको पता नहीं चलेगा क्यों बन रही है, क्योंकि उनकी जठराग्नि कमज़ोर है। भूख लगने पर ही खाना खाना है, और जब भी खाना खाना है तो ऐसा खाना खाना है जो न्यूट्रिशियस हो, पौष्टिक हो और जल्दी से पच जाए, पेट में गैस बहुत ज़्यादा ना बनाए। तो ऐसे केस में एक विकल्प हमने आपको क्या दिया, मिलेट। अब मिलेट से बनने वाली बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, इन रेसिपीज़ के लिंक हम कोशिश करेंगे आपको वीडियो लिंक के अंदर जो है नीचे दे देंगे। इस तरह की रेसिपीज़ को यूज़ करिए, खासकर इसके साथ दलिया खिचड़ी बनता है, इसका चीला बनता है, रोटी बनती है, आधा 1 रोटी 2 रोटी भी खाएंगे तो काम चलेगा बरसात के सीज़न में। तो मिलेट्स का यूज़ करना है और समझदारी से यूज़ करना है, इसको हमने को मान कर चलना है। अब मैंने क्या बताया कि भाई खाने के अंदर खाना तो कम है लेकिन न्यूट्रिशियस खाना है, ताकत, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें जो हमारे पास पर्याप्त आ जाए। तो क्या करें, खाना तो हम दलिया या मिलेट्स वगैरह खा रहे हैं जिनमें आयरन, कैल्शियम, ये सब अच्छे विटामिन, मिनरल्स इसमें मिलेट में ही होते हैं।
जो हरी सब्जियां होती हैं बरसात के सीज़न में रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, क्योंकि पहले भी लोग बताते थे, और ख़ासकर जो लोग ऑर्गेनिक सब्जियां खाते हैं उनमें तो कीड़े वगैरह भी थोड़े से ज़्यादा मिलने लग जाते हैं। तो बहुत सारी सब्जियां हैं जो इस टाइम पे हल्की प्रतिबंधित हो जाती है। दाल जो है वो पतली दाल जो है वो खाई जाती है इस टाइम पे। इन चीज़ों का हमें अपने घर में बच्चों को संस्कार भी देना चाहिए। उस समय पे क्या करो, खाने की ताकत को बढ़ाने के लिए मोरिंगा का उपयोग कर लो। वैसे भी वाक्षी मोरिंगा आपको 12 महीने खिलाने की हिदायत देती है। मोरिंगा में या तो मोरिंगा प्राश ले लो जैसे हमने बनाया हुआ, इसका क्या आधे से 1 चम्मच खाने से पहले खाया और फिर खाना खा लिया, तो खाने के अंदर जितने विटामिन मिनरल की कमी होगी, दाल सब्जी कम हो जाती है उसकी वजह से, उसको मोरिंगा प्राश पूरा कर देता है। आपको लगता है सर प्राश फॉर्म में खाने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, खाने के साथ में 2 कैप्सूल मोरिंगा के खा लो। तो खाना प्लस मोरिंगा ये कंप्लीट बैलेंस डाइट आपकी जो है कंबाइन कर देगा। दिन में आप 1 बार या 2 बार भी खाना खाओगे तो शरीर में कमज़ोरी नहीं आएगी। प्लस मैंने बताया अगर हल्की सी शिलाजीत चल रही है तो हड्डियों के अंदर ताकत पूरी रहेगी, गर्मी पूरी रहेगी, और आप महसूस करोगे कि केवल इन 3 चीज़ों को कंबाइन करके आपको खाने की या कमज़ोरी महसूस नहीं हो रही है। तो हल्का सा मॉड्यूलेशन बरसात के सीज़न में ये करने की अपने को कोशिश करनी है। अब मैंने बताया ये तीनों चीज़ें, सुपाच्य है, हल्का खाना खाओगे तुरंत पच जाएगा। जो ऑप्शंस मैंने आपको दिए उससे काम बन सकते हैं, मैं आपको नीचे रेसिपीज़ और दूंगा, उनके बारे में भी बातचीत बन सकती है, तो उसको अपने को समझना है। इसके अलावा अगर सपोज़ करो अब इस समय पे बरसात के अंदर जो है पेट में गैस जो है बहुत ज़्यादा बनती है, हमारे पास बहुत कंप्लेंट्स आ रही है, लोग कह रहे हैं कि सर गैस बहुत बन रही है, क्या बन रही है? क्योंकि जठर अग्नि कमज़ोर है। उसको कैसे कंट्रोल करना उसको समझिए। उसको कंट्रोल करने के अगर तो आपको लगता है कि पेट पूरा साफ़ हो जाता है सुबह, लेकिन फिर भी गैस बहुत ज़्यादा बनती है, तो इसे बोलते हैं डिटॉक्स। अब ये डिटॉक्स के अंदर क्या होता है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं यूजुअली। इसके अंदर एक तो मेथी होती है, और ये बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है, ये शरीर के लिए इतना लाभदायक होता है, इसके इतने बेनिफिट्स हैं, उसका वीडियो लिंक मैं आपको अलग से दे दूंगा जो इसके बेनिफिट्स बताए जाते हैं। इसको एक तरह से कहा जाता है, जो जैसे डिटॉक्स इसका नाम लिखा है, ये एक तरह की संजीवनी का काम करता है शरीर के लिए, और 35-40 साल के ऊपर के लोगों के लिए तो ये बेहतरीन काम करेगा। तो डिटॉक्स में होता क्या है, इसके अंदर 3 औषधियाँ आती हैं हमारे पास में। एक तो इसके अंदर आता है मेथी, एक आता है काली जीरी, और एक इसके अंदर आती है अजवाइन। तो मेथी, अजवाइन और काली जीरी का कॉम्बिनेशन जो होता है वो डिटॉक्स होता है। रात को गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच लेकर सो जाओ, और जैसा मैंने बताया था ना, शरीर के अंदर हल्की हल्की हमें गर्मी कम लग रही है, हमारी जठर अग्नि हल्की सी कमज़ोर है, उसको ये मजबूत करने में मदद कर देता है। तो जो व्यक्ति बरसात पड़ते ही उसको लगता है पेट में गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, रात को अगर 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ में थोड़े से गर्म पानी के साथ लेकर सोएगा, उसको दिन में भी कभी भी ले सकता है, रात को ले ले तो अच्छी बात है, नहीं तो दिन में भी कभी भी ले सकता है। वो 1 चम्मच लेकर सोएगा तो उसकी जठर अग्नि मजबूत होनी शुरू हो जाएगी, वो खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगा। तो ये डिटॉक्स उन लोगों के लिए जिनके पेट में गैस बहुत ज़्यादा बन रही हो और कॉन्स्टिपेशन ना हो। कब्ज़ होती है तो गैस बनेगी, पेट साफ सुबह हो गया फिर भी गैस बन रही है तो मदद करेगा। आपको लगता है उसके बाद भी पेट में गैस बन रही है, तब तुरंत क्या करें, तुरंत आपको हिंगाष्टक चूर्ण मदद करेगा। पेट में गैस बन रही है, 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ में आपने पिया, तुरंत पेट से गैस जो है सारी रिलीज़ हो गई। लेकिन ये जड़ पे वार नहीं कर रहा, ये जड़ पे वार करेगा। तो जड़ पे अगर आप करना चाहते हो और पेट में गैस बनती है किसी भी बरसात के सीज़न में या सर्दियों के सीज़न में भी जठर अग्नि हल्की सी कमज़ोर हो जाती है, उस समय पे भी अगर आपको लगे तो उस समय पे याद रखिएगा, खाना ऐसा खाओ जो तुरंत पच जाए, केवल भूख लगे तभी खाना खाओ। इस बात का भी ध्यान रखना, कम खाना खा लो। जो कम खाना खा रहा है आज के समय में वो बीमार नहीं है, जो ज़्यादा खाना खा रहा है वो बीमार है। तो कम खाना खाओ, जब भी खाना खाओ न्यूट्रिशियस खाना खाओ और सुपाच्य हो, तुरंत पच जाए। दलिया, खिचड़ी, दाल वगैरह डाल के ऐसी बनाओ। फिर भी गैस बनती है तो रात को डिटॉक्स 1 चम्मच ले लो, और फिर भी गैस नहीं निकलती तो हिंगाष्टक चूर्ण ले लो। ये कॉम्बिनेशन करके अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे पेट जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्वस्थ रहेगा। बरसातों के सीज़न में इसको स्वस्थ रखना ज़रूरी है। अब इसके बाद में एक और बहुत बड़ी महाऔषधि है जिसका यूज़ आप कर सकते हैं। आपकी रसोई में जितने मसाले हैं उन सारे मसालों में सबसे ताकतवर चीज़ कौन सी होती है? हल्दी। तो अगर आपको किसी वजह से, वैसे मैंने क्या कहा, बरसात के सीज़न के अंदर दूध को ऑलमोस्ट वर्जित कहा जाता है, इसीलिए हम दूध जो है वो महादेव पे चढ़ा देते हैं, क्योंकि दूध आप घर में यूज़ कम करोगे तो भगवान की पूजा में उपयोग करो। पहले के जो हमारे पूर्वज थे उनकी साइंस बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बैलेंस बनाई हुई थी, तभी सावन के अंदर जो थे व्रत रखने आपको बता दिए गए। सावन के लोग व्रत लगातार रखते थे, दूध जो था हम शिवलिंग पे चढ़ा देते थे, उनकी हमें आवश्यकता नहीं होती थी। तो एक तरह का सिग्नल होता था कि भैया आप इसको इस तरह से उपयोग करिए, आप आराधना में उपयोग करिए, व्रत का सीज़न शुरू हो जाता था। अब ऐसे ही हमारी रसोई के अंदर जो सबसे ताकतवर औषधि है वो कौन सी है? हल्दी है। अब हल्दी के इतने गुण हैं, कहा जाता है वात पित्त कफ तीनों रोगों के अंदर ये अकेली संभाल लेती है। अगर आपका मन है तो मैंने क्या बताया, दूध वैसे तो यूज़ कर नहीं सकते, लेकिन आपको लगता है भाई छोटा बच्चा है या कोई है जिसको दूध हमें थोड़ा सा देना ही है, करना है, आप इस सीज़न में हल्की सी हल्दी डालकर बच्चे को दूध दे सकती हो।
तो करना क्या है, 1/4 चम्मच आपने हल्दी डाली, जरा सी काली मिर्च डाली, दूध के साथ में, देसी गाय के दूध के साथ में पकाया। रात को 1 कप दूध ले सकते हो। तो पहला नियम यह है कि दूध वर्जित है, दूध को सावन के अंदर छोड़ देना चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं दूध थोड़ा लेना चाहता हूं, तो 1/4 चम्मच हल्दी और जरा सी काली मिर्च डालकर किसी विशेष परिस्थिति में आप हल्दी को ले सकते हो। हल्दी कौन सी होनी चाहिए, जिसमें कर्क्यूमिन का परसेंटेज जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहे, 5-6% से ऊपर कम से कम कर्क्यूमिन जो है वो हमारा रहना चाहिए हल्दी के अंदर। ऐसे में एक तो ये मैंने हल्दी बताई, ये लेगेडोंग से आई हुई है 7-8% की। कई बार आपको लगता है कि मुझे कर्क्यूमिन परसेंटेज हाईएस्ट कितना मिल सकता है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं बेहतरीन हल्दी पूरे भारत की सर्वश्रेष्ठ, तो ये देखिए 12-13% की ये कर्क्यूमिन की हल्दी है, इसमें 19% तक हल्दियाँ जाती हैं। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और हल्दी की सबसे बेस्ट वैरायटी को लेना चाहते हैं, वो यहाँ तक भी जा सकते हैं। ये थोड़ी महंगी होती हैं, 2,500-3,000 हज़ार की हल्दियाँ होती हैं, लेकिन कार्य भी बहुत ज़बरदस्त करती हैं। तो ये आपकी हल्दी हो गई, ये तो मात्र 150-200 रुपये में आ जाती है। इस हल्दी के यूज़ से शुरू करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आपको लगता है मैं हल्दी का बेनिफिट तो लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं दूध के साथ कंबाइन करके नहीं लेना चाहता, पानी में उसका काढ़ा नहीं बनाना चाहता, तो हल्दी में इसके कैप्सूल्स भी अवेलेबल हैं। तो 2 कैप्सूल लेकर आप हल्दी की ताकत यहाँ पर भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक मेजर चीज़ है जो आपको मैंने बताया, बरसातों के सीज़न में जो आपको प्रॉब्लम आने वाली है उसमें क्या आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा मदद क्या है, इसके अलावा है खांसी ज़ुकाम। एकदम जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, जब बरसातों का सीज़न आएगा तब भी खांसी ज़ुकाम होगा, जब वो ओवर होकर दोबारा से सीज़न होगा तब भी खांसी ज़ुकाम होने के चांसेस हैं। तो इधर की जो सुबह की औषधियाँ बताई थी, अगर इसको ले रहे हो तो खांसी ज़ुकाम जल्दी से नहीं होगा। अगर इनकेस किसी वजह से खांसी जुकाम हो जाता है तो हमें क्या करना है उसको अब समझिए। उसके अंदर जो है सबसे पहला जो डिफेंस लाइन आता है वो आता है सीतोप्लादी चूर्ण शहद के साथ। अगर आपको खांसी हो गई है तो सीतोप्लादी चूर्ण लो, एक ऑर्गेनिक स्टोर से बढ़िया कैटेगरी का लीजिएगा। 1 चम्मच सीतोप्लादी को अगर शहद के साथ कंबाइन करोगे और दिन में 2-3 बार चाटोगे तो उसको 1 से 2 दिन के अंदर अंदर खांसी को कंट्रोल कर देगा। आपको लगता है नहीं कोई व्यक्ति है जिसको सीतोप्लादी और शहद से तुरंत आराम नहीं दे पा रहे, 1-2 दिन में नहीं दे पा रहे, व्यक्ति परेशान है, तो इसको बोलते हैं श्वास प्राश। ये हमारे पास में जो वैद्य हमने बताया नजफगढ़ में, उन्होंने बनाया, ज़बरदस्त चीज़ है। आपको चने के दाने के बराबर दिन में 2-3 बार जो है आप इसको लोगे, पहले और दूसरे दिन के अंदर ही खांसी के अंदर आराम ले आएगा। तो खांसी की जब होती है तब इंसान बहुत परेशान हो जाता है, तो याद रखिएगा आपको क्या मदद करेगा, एक तो सीतोप्लादी चूर्ण, और अगर सीतोप्लादी चूर्ण से तुरंत आराम नहीं मिल रहा 1-2 दिन में तो श्वास प्राश को तुरंत लेकर आप शुरू कर सकते हैं। ज़बरदस्त औषधि है खांसी को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, जैसे खांसी जुकाम होता है या ऐसा कुछ लगता है हमें लगातार लंबा चल रहा है, ये आस्था केसरी सिरप है, काफ़ी प्रमोशन हमने किया है। औषधियाँ 17 से ज़्यादा हैं इसके अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर जो हमारे फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, इनको इम्प्रूव करने में मदद करती है। तो चाहे हमें थोड़ी खांसी है, चाहे ज़ुकाम है, कफ एंड कोल्ड किसी भी तरह का, आस्था केसरी का सिरप दिन में 2-3 बार जो है आप 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ ले सकते हो। ये भी बहुत आराम देगा, विकल्प है। अगर केवल खांसी है तो यहाँ रुक जाइए, खांसी के साथ ज़ुकाम है तो इसकी तरफ आ जाइए, ये मदद करेगा आपको। अब इसके अलावा एक और चीज़ है जो बरसात के सीज़न में बहुत दिक्कत करती है, वो क्या होती है, जो हमारी बॉडी के फोल्ड्स होते हैं, है ना, आर्मपिट्स होती है, थाइज़ का एरिया होता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो जांघें लगना, यानी घर्षण होता है स्किन का स्किन के साथ में, और वहाँ फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। टोटली अवॉइडेबल है, केवल थोड़ी सी समझदारी अगर दिखा दो तो ये प्रॉब्लम ना हो। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो इसके लिए मेडिसिन तक खा रहे हैं, ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं जो शरीर में जाके ना जाने कितना नुकसान कर रही है। और सबसे इसमें खतरनाक बात यह है, जो फंगल इन्फेक्शन के लिए हम दवाइयाँ खाते हैं उससे रेजिस्टेंस गेन हो जाता है। तो जो दवाई आप इस सीज़न में खा के आज तो ट्रीट कर लोगे, उसको अगली बार नहीं मदद कर पाएगी आपकी। तो अवॉइड कैसे करना उसको समझिए। बरसात के सीज़न में आप 2 सिद्धांत समझ लीजिए। पहली बात, नहाने के बाद में ये जितने बॉडी के फोल्ड्स होते हैं, आर्मपिट्स हो गई, थाइस के एरिया हो गए, यहाँ पर नारियल का तेल लगा लो। नहाने के बाद अच्छे से पोंछिए शरीर को, और पोंछने के बाद में नारियल का तेल जो है बॉडी के फोल्ड्स में लगा लीजिए। तो होगा क्या, स्किन के साथ में जब घर्षण करती है ना बरसातों के अंदर, अब समझिए फंगल इन्फेक्शन होता क्यों है, वहाँ पर हवा तो जाती नहीं है, हम टाइट अंडरवेयर्स पहनते हैं, टाइट बनियान पहनते हैं, टाइट कपड़े पहनते हैं, अंदर पसीना है, पसीना आपका सूख नहीं रहा है, आप समझ रहे हैं, अंदर ही पसीना है, वहाँ पर फंगस अटैक करता है। तेल क्या करता है, तेल वहाँ पे बैरियर बना देता है। तो तेल जब भी आप लगाएंगे, खाली नारियल तेल नहीं, सरसों का तेल को, नीम का तेल, कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन तेल होना चाहिए। तो नारियल का तेल तो इसलिए क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपको आर्मपिट्स के अंदर और थाइस के अंदर नहाने के तुरंत बाद लगा दो, आपको ये जान के हैरानी होगी फंगल इन्फेक्शन ही नहीं हो रहा। अब लेडीज़ के प्राइवेट पार्ट्स के अंदर फंगल इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे तेल लगाना चाहिए। सुबह नहाने के बाद में क्लीनिंग करिए अच्छे से, और उसके बाद में अच्छे से तेल लगाइए, वहाँ पे आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको जान के हैरानी होगी। तुरंत अगर फंगल इन्फेक्शन है तो ये मदद करो। आपको अगर फंगल इन्फेक्शन ऑलरेडी है तो नीम के तेल के साथ में कोकोनट ऑयल वगैरह जो है ये सारा अच्छे से लगाओ, इससे मदद मिलेगी। दूसरा सिद्धांत ध्यान रखना है,
टाइट कपड़े कम पहनिए, कपड़े ऐसे पहनिए, अगर कपड़े गीले हो जाते हैं ना बरसात में बार बार, तुरंत चेंज करिए, चेंज कर दीजिए, एक्स्ट्रा कपड़े लेकर चलिए अपने साथ में, गीले कपड़ों में मत बैठे रहिए। और दूसरी बात क्या है, टाइट कपड़े मत पहनिए। रात को जब हम सोते हैं, मैंने बहुत देखा है, बहुत टाइट कपड़े पहन के सोते हैं लोग, आपको परेशानी होगी, आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा, स्ट्रेस रहेगा, ऊपर से फंगल इन्फेक्शन बढ़ेगा। तो ऐसे केस में क्या करना है, खुले कपड़े पहनकर सोइए रात को, जो कपड़ों में बिल्कुल वेंटिलेशन पूरी रहे, घर के अंदर भी वेंटिलेशन प्रॉपर रहनी चाहिए और शरीर के लिए भी वेंटिलेशन रहनी चाहिए। हवा शरीर को लगती है तो वहाँ फंगल इन्फेक्शन नहीं होते। इन दो सिद्धांतों को तुरंत लगाएंगे तो आपको आराम मिल जाएगा। तो किसी भी तरह से इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फंगल इन्फेक्शन अगर हो गया, हमें है अभी, आर्मपिट्स में है, थाइस में है, तो पहली चीज़ क्या बताइए, आप नारियल तेल के साथ में नीम ऑयल को अच्छे से, या नीम ऑयल एक बार लगा लो, रात को 2 बार नहाओगे ना दिन में, सुबह आपने नीम का तेल लगा लिया, रात को आपने, सुबह आप कोकोनट ऑयल लगा लो, रात को नीम का तेल लगा लो, इस तरीके से तेल लगा लीजिए। बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो मेडिसिन इस वक्त ले रहे होंगे, मेडिसिन को पूरा करना होता है। जो एलोपैथिक में डॉक्टर मेडिसिन दे रहे हैं उनको कोर्स को पूरा करिए, बीच में मत छोड़िएगा, नहीं तो वो रेजिस्टेंस गेन करेगा। आयुर्वेदिक के अंदर भी हमने गोमे मरहम एक मंगवाई है, इसमें क्या नीम वगैरह सारी औषधियाँ डाली हुई है। इस मरहम को लगाते हैं रात को, नहाने के बाद में अच्छे से इस मरहम को लगाकर सो सकते हैं, इससे भी फंगल इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन, ये तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है जिससे एक्जिमा, सोरियासिस, फंगल इन्फेक्शन, इन सब पे ही आराम आ जाता है। तो गोमे मरहम जो है उसका यूज़ हो सकता है ऐसे केस में फंगल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। लेकिन मैंने बताया अगर प्रिवेंशन केवल नारियल तेल, देखिए जो चीज़ केवल नारियल तेल से प्रिवेंट हो रही थी, इन्फेक्शन होने के बाद कितनी चीज़ों का उपयोग आपको करना पड़ जाता है। तो इन चीज़ों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको इन्फेक्शन के रूप में बताया। अब दूसरी चीज़ बरसात के अंदर और क्या बढ़ेगी, चेहरे के ऊपर बच्चियों के मुहासे। जिन बच्चों की उम्र 11 साल से 25-30 साल तक है, उनके चेहरे के ऊपर, और लड़कों के अंदर भी चेहरे पे मुहासे आते हैं। बरसातों के अंदर ये और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, गर्मी में तो बढ़ते ही हैं, बरसातों में भी बढ़ते हैं। तो ऐसे केस में क्या नेचुरल विकल्प है, नेचुरल विकल्प आता है, एक तो आ गया जी चंदन, चंदन की लकड़ी जिसमें 2 से 3% ऑयल हो, इसको घिसो, घिसने के बाद में चेहरे के ऊपर लेप लगाओ, तो ये आपको देखिएगा जो आपको एक्ने है इसको ठीक करने में मदद करेगा। दूसरी बात, पेट साफ रहना चाहिए, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो एक्ने और ज़्यादा बढ़ेगा, ध्यान रखना। तो पेट साफ रहना चाहिए, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमने बहुत वीडियोज़ बनाई है कॉन्स्टिपेशन को कैसे दूर करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये होता है टी ट्री ऑयल। इसको क्या करना होता है, टी ट्री ऑयल को केवल मुहासों के ऊपर ना रात को लगाकर आप सो जाइए, इससे भी आपको एक्ने जो है कंट्रोल होने लग जाएगा। तो एक तो चंदन का लेप अच्छे से चेहरे पे लगाइए, दूसरा टी ट्री ऑयल जो है इसका उपयोग करिए, इससे एक्ने कंट्रोल होने लग जाएगा और अच्छा कंट्रोल होता है, मदद मिलेगी। तीसरी चीज़ आप तुरंत कर सकते हैं अगर आपको एक्ने है चेहरे के ऊपर, वो चीज़ हम तो प्रोवाइड नहीं करते लेकिन पास के केमिस्ट के पास है, वहाँ जाके बेंजोइल पेरोक्साइड 4% का फेस वॉश ले सकते हैं। ये पास के आपके कोई डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर होगा वो भी हाईली रेकमेंड कर रहा होगा। अगर आप ऐसे फेस वॉश से दिन में 2 बार फेस वॉश करते हैं तो एक्ने इतनी जल्दी नहीं बढ़ता। इनके बाद भी अगर चेहरे के ऊपर पिंपल या एक्ने बढ़ रहा है तो तुरंत पास के स्किन के डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए। आप डिले करोगे उतना ही स्किन के ऊपर धब्बे और पिगमेंटेशन बढ़ता जाएगा और फिर उसको दूर होने में भी बहुत समय लगता है। तो मैंने आपको 2 प्रिलिमिनरी स्टेप बता दिए, चंदन का उपयोग करो, टी ट्री ऑयल का उपयोग करो, बेंजोइल पेरोक्साइड 4% का जो फेस वॉश है, पास में केमिस्ट के पास जाओ, अच्छी कंपनी का लाकर दिन में 2 बार फेस वॉश करने लग जाओ, इससे आपका एक्ने कंट्रोल होने लग जाएगा। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो कंट्रोल होने लग जाएगा, मैनेज हो जाएगा। फिर भी अगर है तो पास के स्किन के डॉक्टर के पास, एक ही डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर पकड़िए और उनके कहने के अनुसार ही आगे बढ़िए। ये एक स्वाभाविक क्रिया है जो 11 साल से 30 साल तक रहती है, इसे मैनेज ही करना होता है, इसको ख़त्म करने की बिल्कुल वो मत सोचिए, हल्का हल्का मैनेज करेंगे, अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो मुझे लगता है बरसातों के सीज़न के अंदर जितनी चीज़ें हमारे पास में उपयोग में आ सकती थी वो सारी वाक्षी ने आपको बताई है। इनका समझदारी से अगर आप उपयोग करेंगे तो आपको अत्यंत लाभकारी होगी। और मैंने आपको आज की वीडियो में 4 ऐसी विकृति और बीमारियां बताई हैं जो बड़े आसानी से हम अपने परिवार में होने नहीं देते, हम चाहते हैं आपके परिवार में भी ना हो। क्या क्या हैं? पहली बात, गंदा पानी पी के जो पेट का इन्फेक्शन होता है, गंदा खाना खा के बासी, वो बचा लो। वो कैसे बचेगा? कॉपर से। आयुर्वेदिक औषधियाँ जो सुबह सुबह लोगे उनसे क्या बचेगा? चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया मत होने दो। कितना खर्चा हम कर देते हैं, मुझे बहुत दुख होता है जब हम बाहर देखते हैं, सीधा हॉस्पिटल में जाके हम पढ़ते हैं इन औषधियों, ये औषधियाँ बचा लेगी। खांसी ज़ुकाम के लिए इम्यूनिटी बहुत अच्छी रेज़ करती हैं, औषधियों की मदद लीजिए। उसके बाद में जो फंगल इन्फेक्शन है जो बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हो, उसके ऊपर भी हम अपने हज़ारों लाखों रुपए लगाते हैं, उसको भी बचाइए। तो केवल थोड़ी समझदारी अगर आप रखोगे, पेट में गैस मत बनने दो, उसका भी मैंने आपको विकल्प आज की वीडियो में बता दिया। ये सारी चीज़ें अवॉइडेबल हैं, समझदारी दिखाओगे बच जाएंगे, नहीं तो लाखों रुपए भी लगाएंगे तो सेहत वापस नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि आप इसका उपयोग करके अपनी बरसातों के सीज़न में अपने परिवार को बीमार होने से बचाएंगे। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।